नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज एक बार फिर से आप सभी प्रतियोगी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि प्रतिदिन हम आपके लिए बिहार की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करते हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने एक और महत्वपूर्ण टॉपिक चुना है जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। ठीक है, तो इस पूरे सेशन को बिना स्किप किए आप अंत तक देखिए। आज का सेशन बहुत ही रोचक होने वाला है और बहुत सारी नई जानकारियां जो है वो आपसे आज मैं साझा करने वाला हूं। ठीक है ना, तो क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं और परीक्षाओं की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो इसलिए इस सेशन को बड़े ही ध्यान से देखिए। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, तो पहले हम शुरुआत करेंगे कांग्रेस की स्थापना से कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह कैसे हुई थी। ठीक है ना, वहाँ जो सिद्धांत काम कर रहे थे वो क्या थे। ठीक है ना, आधार क्या था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का। तो इसके पीछे दोस्तों तीन प्रकार के जो है वो प्रमुख विचार जो है वो प्रचलित हैं। एक है सुरक्षा वॉल्व का सिद्धांत। सुरक्षा वॉल्व का सिद्धांत परीक्षा में पूछा जाता है, इसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा। एक है षड्यंत्र सिद्धांत। षड्यंत्र सिद्धांत। एक है त्वरित चालक सिद्धांत। क्या है? त्वरित चालक सिद्धांत। ठीक है, तो ये जो सुरक्षा बॉल्व का सिद्धांत है यह ए.ओ. ह्यूम के मस्तिष्क की उपज मानी जाती है। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम के मस्तिष्क की उपज मानी जाती है। ए.ओ. ह्यूम ने ब्रिटिश शासन, जो औपनिवेशिक शासन भारत में चल रही थी, उसके सुरक्षा के लिए कांग्रेस की स्थापना का विचार सबसे पहले दिया था और कांग्रेस की स्थापना में उन्होंने जो है अपनी बड़ी भूमिका निभाई थी। ठीक है, उनका मानना था कि अगर शिक्षित बुद्धिजीवियों को अगर हम संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या पता इससे पूर्व जैसे 1857 ईस्वी में जो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, क्या पता कि इस तरह का फिर दूसरा आंदोलन, दूसरा कोई क्रांति, दूसरा कोई संग्राम ना देश के अंदर छिड़ जाए। तो इसलिए शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग को जो है संतुष्ट करने के लिए और उनकी जो बातें हैं, अगर उनकी कोई पीड़ा है तो उनको कांग्रेस के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने के लिए जो है एक फिल्टर के रूप में जो है कांग्रेस की स्थापना जो उन्होंने की थी। ठीक है, एक सिद्धांत है षड्यंत्र का सिद्धांत। ठीक है ना, इस षड्यंत्र के सिद्धांत को जो है रजनी पाम दत्त ने दिया था। किसने दिया था? रजनी पाम दत्त, एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं रजनी पाम दत्त। रजनी पाम दत्त ने षड्यंत्र सिद्धांत दिया था। ठीक है ना, और इन्होंने कहा था कि यह कांग्रेस जो है यह ब्रिटिश सरकार के इशारों पे जो है वो काम करती है। ठीक है, तीसरा सिद्धांत है त्वरित चालक सिद्धांत। ठीक है, तो इस त्वरित चालक सिद्धांत को जो है सबसे पहले किसने दिया था? यह त्वरित चालक सिद्धांत जो है, यह त्वरित चालक सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना, गोपाल कृष्ण गोखले, इसको ध्यान रखेंगे, यहां से सवाल पूछे जाते हैं। तो कांग्रेस के स्थापना के पीछे के यही तीन प्रमुख सिद्धांत जो हैं वो काम करते हैं। सुरक्षा बल का सिद्धांत, सुरक्षा बल का सिद्धांत किससे संबंधित है? ए.ओ. ह्यूम से संबंधित है। षड्यंत्र का सिद्धांत किससे संबंधित है? रजनी पाम दत्त से संबंधित है। और त्वरित चालक सिद्धांत किससे संबंधित है? गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना की। जैसा कि आप जानते होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुई? बम्बई में। ठीक है, और बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में जो है कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। दोस्तों, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता जो है W.C. बनर्जी, मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी, W.C. बनर्जी। कई बार परीक्षाओं में ये नाम पूछ दिया जाता है, देवनागरी में W.C. बनर्जी भी लिख दिया जाता है ऑप्शन में, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी ही W.C. बनर्जी है।
ठीक है। और कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें 54 हिंदू थे, 2 मुस्लिम थे और शेष पारसी और जैन समुदाय के सदस्य थे। ठीक है ना। कुल प्रतिनिधि कितने? 72, जिसमें हिंदू 54, 2 मुस्लिम और शेष जो है वो पारसी और जैन थे। ठीक है। और उस समय जो तत्कालीन समय में जो गवर्नर जनरल वायसराय थे, वायसराय उस टाइम तक बोला जाने लगा था, तो वायसराय जो थे वो कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। तो मतलब लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किसके दिमाग की उपज थी? तो A.O. ह्यूम के दिमाग की उपज थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है। तो यहां से सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो गलत नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। वही दादा भाई नौरोजी जिन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। ये वही दादा भाई नौरोजी हैं जिन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। ठीक है। और दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। यही सारी एडिशनल चीजें हैं जो आपको परीक्षा में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। और 72 प्रतिनिधियों से शुरू हुआ कांग्रेस का पहला अधिवेशन दूसरे अधिवेशन तक पहुंचते पहुंचते प्रतिनिधियों की संख्या कितनी हो गई? 434। कितनी हो गई? 434। मतलब कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में जो है कुल 434 लोगों ने भाग लिया था। और जो प्रमुख रिजोल्यूशन था, जो बात यहाँ पे की गई, वो क्या, जो निर्णय लिया गया कि प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन किया जाए। किसका? प्रांतीय कांग्रेस समितियों का। अब प्रांतीय कांग्रेस समिति पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न प्रांतों में जो है कांग्रेस कमेटी के गठन से संबंधित था। ठीक है। अब तीसरे अधिवेशन की बात करते हैं दोस्तों। तो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन जो है ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? मद्रास में हुआ था। और कब हुआ था? 1887 में ईस्वी में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। दोस्तों ये बदरुद्दीन तैयब जी जो थे, इन्होंने कांग्रेसी बनो का नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? कांग्रेसी बनो का नारा दिया था। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है ना। इन्होंने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में कांग्रेसी बनो का भी नारा दिया था। अब बात करते हैं कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन की, जो कहाँ आयोजित हुई थी? इलाहाबाद में। कब आयोजित हुई थी? 1888 ईस्वी में। कब हुई थी? 1888 ईस्वी में। और स्थान क्या था? इलाहाबाद, जिसे अब हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूल ने की थी। ये जॉर्ज यूल कौन थे? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हमने जो अभी शुरुआत में जो सिद्धांतों की बात की थी, तो ऐसा नहीं था कि हम अंग्रेजों से लड़ के कांग्रेस की स्थापना कर रहे हैं, हम अंग्रेजों से मिल के कांग्रेस को आगे बढ़ा रहे हैं। इस तरह की भावना तब प्रचलित थी और इस तरह के विचार जो थे चल रहे थे। और इसी मानसिकता के साथ जो है कांग्रेस को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था। जैसा उसी के उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं कि एक अंग्रेज व्यक्ति जो है जॉर्ज यूल, उसने कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तत्कालीन इलाहाबाद और वर्तमान प्रयागराज में। ठीक है। और कब? 1888 में। ठीक है। उसके बाद कांग्रेस के पांचवें अधिवेशन जो 1889 ईस्वी में हुआ था, कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता भी एक अंग्रेज व्यक्ति ने की थी, सर विलियम वेडरबर्न ने। ठीक है ना। सर विलियम वेडरबर्न, ये भी एक अंग्रेज थे। इन्होंने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की 1889 ईस्वी में अध्यक्षता की थी। ठीक है। और दोस्तों इस अधिवेशन में पहली बार शिक्षा और कृषि से संबंधित संकल्प जो है वो पारित किए गए। किससे? शिक्षा और कृषि से संबंधित संकल्प जो है वो पारित किए गए थे। ठीक है। और इसी अधिवेशन में मताधिकार के लिए आयु जो है वो कितना करने का प्रावधान किया गया? 21 वर्ष किए जाने का जो है प्रस्ताव किया गया था 1889 ईस्वी के बम्बई कांग्रेस अधिवेशन में।
मताधिकार के लिए आयु का प्रस्ताव कितना किया गया? 21 वर्ष का। तो ये भी एक अंग्रेज व्यक्ति थे। ठीक है, अब बात करते हैं 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है रहमतुल्लाह एम सयानी ने की थी। ठीक है, और पहली बार वंदे मातरम गीत जो है यहीं पे गाया गया था। पहली बार वंदे मातरम गीत कहाँ पे गाया गया था? 1896 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? एक मुसलमान व्यक्ति रहमतुल्लाह एम सयानी ने। ठीक है, वंदे मातरम जैसा कि आप जानते हैं, वंदे मातरम की रचना किसने की है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की जो है रचना की है। तो इस वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में जो है गाया गया था। ठीक है, यह वंदे मातरम जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से जो है लिया गया है। कहाँ से? इन्हीं का एक उपन्यास है आनंद मठ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे, यहाँ से परीक्षाओं में सवाल अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद 1901 ईस्वी में कांग्रेस के 17वें अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी? दिनसा बाचा ने की थी। और यह अधिवेशन कहाँ पे आयोजित हुआ था? कलकत्ता में। तो कांग्रेस का 1901 ईस्वी का अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दिनसा बाचा ने की थी। ठीक है, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि 1901 ईस्वी में जो कलकत्ता अधिवेशन था कांग्रेस का, महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के मंच पे इसी अधिवेशन में उपस्थित हुए थे। यह एक रोचक जानकारी आपके लिए हो सकती है। महात्मा गांधी, कई बार परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के मंच पे जो है पहली बार कब उपस्थित हुए थे? तो 1901 ईस्वी की जो है जो ये अधिवेशन था कलकत्ता वाला, इसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के मंच पे जो है उपस्थित हुए थे। ठीक है, और इस अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण बात क्या हुई? धन के निष्कासन और अकाल पर जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। किस पर? धन के निष्कासन और अकाल पे। धन का निष्कासन जिसके बारे में अभी हमने बात की है कि यह सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अब बात करते हैं कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की, जो 1905 ईस्वी में आयोजित हुआ था। यह कांग्रेस का 21वां अधिवेशन था दोस्तों। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। मतलब कांग्रेस के 1905 ईस्वी में जो बनारस में अधिवेशन आयोजित किया गया था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? इस 21वें अधिवेशन की गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, और इस अधिवेशन में जो है बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो है आक्रोश व्यक्त किया गया था और उसके साथ ही स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन भी किया गया था दोस्तों। ठीक है, ये बंगाल विभाजन, जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल विभाजन किसके समय में किया गया था? लॉर्ड कर्जन, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। इन्होंने 1905 ईस्वी में क्या किया था कि प्रशासनिक सुविधा के नाम पे जो है क्या किया था? बंगाल को विभाजित कर दिया था दो भागों में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। ठीक है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। यह विचार कि हम प्रशासनिक सुविधा के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत था। ये राष्ट्रवादी, चूंकि बंगाल राष्ट्रवादी विचारों का जो है वो केंद्र रहा है भारत में। सबसे पहले अगर राष्ट्रवादी विचार कहीं पे जो है तेजी पकड़ी थी तो वो जगह था बंगाल। तो बंगाल के राष्ट्रवादियों को कमजोर करने के लिए, हिंदू मुसलमान में विभाजित करने के लिए उन्होंने क्या किया था? एक साजिश करी थी और बंगाल का विभाजन कर दिया। कब? 1905 ईस्वी में। तो 1905 ईस्वी में जो बनारस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, तो उस अधिवेशन में बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो है आक्रोश व्यक्त किया गया था और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया था। याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगले अधिवेशन की बात करते हैं जो 1906 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। 1906 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, जो 22वां अपने क्रम के हिसाब से अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। और इस अधिवेशन में पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। पहली बार क्या किया गया? स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी जो थे, इन्होंने कांग्रेस का सर्वाधिक बार 3 बार और जवाहरलाल नेहरू ने भी 3 बार, ये दो ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वतंत्रता से पहले कुल 3 बार जो है अध्यक्षता की थी। ठीक है ना, उसको हम आगे और डिटेल से समझेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
तो इसमें जो है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जो है स्वराज शब्द का पहली बार जो है प्रयोग किया गया और स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। ठीक है, स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित प्रस्ताव जो है अपनाए गए थे। अब बात करते हैं कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। सूरत पता ही आपको कहाँ पे है? सूरत गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने। और इसी अधिवेशन के अंदर क्या हुआ था? कांग्रेस का दो धड़ों में, गरम दल और नरम दल में जो है, नरम दल के विचार वाले लोग और गरम दल के विचार वाले लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, विचार में आपसी मतभेद हो गया। तो इसलिए जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया और विभाजन आपसी मतभेदों के कारण जो है जो इस सत्र को ही स्थगित कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। ठीक है ना। अब बात करते हैं 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की। तो इसकी अध्यक्षता बी.एन. धर ने की थी और पहली बार जनगण मन जो है इसी अधिवेशन में गाया गया था। कहाँ गाया गया था जनगण मन पहली बार? जो अब भारत का जो है राष्ट्रगान है 1911 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, और जनगण मन जो है किनकी रचना है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है जनगण मन। ठीक है, अब बात करते हैं कांग्रेस के बांकीपुर जो पटना के पास है अधिवेशन की, जो 1912 में आयोजित हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आर.एन. माधोलकर ने की थी। और इसमें स्वागताध्यक्ष जो थे वो बिहार के नेता मजहरूल हक थे और सज्जनानंद सिन्हा जो है सचिव थे। ठीक है, और इस अधिवेशन में जो है ए.ओ. ह्यूम को आधिकारिक रूप से जो है कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता आधिकारिक रूप से घोषित किया गया। अब बात करते हैं 1916 के 31वें अधिवेशन की। यह कहाँ आयोजित हुआ था? लखनऊ में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिकाचरण मजूमदार ने कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दोस्तों, यह अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस अधिवेशन में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी समझौता हुआ था और जो कांग्रेस के 1907 ईस्वी में जो विभाजन हो गया था, मतलब मतभेद दोनों धड़ों गरम दल और नरम दल में जो बढ़ गया था, तो उनके बीच भी जो है एकीकरण किया गया। ठीक है, उनको भी साथ लाया गया, एक मंच पे लाया गया। ठीक है, तो नरम दल और गरम दल वाले लोग जो थे कांग्रेसी, तो इनको एक मंच पे लाया गया, एक साथ मिलाया गया। ठीक है, इसलिए यह 1916 का जो अधिवेशन ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और अंबिकाचरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब बात करते हैं कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन की। इस 32वें अधिवेशन का स्थल कौन सा था? कलकत्ता। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट 1917 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ऐसा करने वाली यह पहली महिला थी। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते 1920 में जो कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन भी आयोजित किया गया था। विशेष एक होता है कि साल में एक बार अधिवेशन होता था और अगर कोई विशेष मुद्दा है जिस पर चर्चा करनी है तो उसके लिए कांग्रेस का जो है वो विशेष अधिवेशन भी बुलाया जाता था। तो ये 1920 के कलकत्ता अधिवेशन जो एक विशेष अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। ठीक है ना, किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। और इसी समय जो इसी अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध चर्चा हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह कब हुआ था? यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ये रॉलेट एक्ट के विरोध करने वाले लोगों के ऊपर जो नृशंस हत्याकांड एक तरीके से कह सकते हैं पंजाब में हुआ था, अमृतसर में। ठीक है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो उसके विरुद्ध भी चर्चा इस 1920 के विशेष कलकत्ता अधिवेशन में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। और इस आंदोलन में जो है असहयोग आंदोलन पर जो है इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पे भी जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। किस पे? असहयोग आंदोलन पे प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। असहयोग आंदोलन जैसा कि आप जानते हैं कि एक गांधीवादी आंदोलन था और हिंसा होने के कारण, आंदोलन के हिंसक होने के कारण चौरी चौरा की घटना, जो चौरी चौरा नामक स्थान गोरखपुर के पास है,
तो वहाँ पे हिंसा हो गई थी, पुलिस थानों को जो है वहाँ के लोगों ने जला दिया था। तो आंदोलन के हिंसक स्वरूप पकड़ लेने के कारण जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को 1922 ईस्वी में क्या कर दिया था, स्थगित कर दिया था। फरवरी 1922 में, कब, फरवरी 1922 में जो है असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया था। अब बात करते हैं 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन की। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य ने की थी। और इस अधिवेशन में भाषाई आधार पर जो है प्रांतों का विभाजन से संबंधित बात हुआ और कांग्रेस के सदस्यता शुल्क को कितना कर दिया गया, 4 आना। कांग्रेस के सदस्यता शुल्क को जो है 4 आना कर दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे, कांग्रेस के सदस्यता शुल्क को 4 आना कर दिया गया था। ठीक है, और लोकमान्य तिलक स्वराज फंड की स्थापना जो है इसी दौरान, इसी अधिवेशन के दौरान जो है वो हुई थी। किसकी? लोकमान्य तिलक स्वराज फंड की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 1922 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास ने की थी। और दोस्तों ये CR दास, चित्तरंजन दास कौन है? इन्होंने स्वराज पार्टी के गठन में जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। जब हम स्वराज पार्टी की चर्चा करेंगे डिटेल से तो वहाँ पर इनके बारे में और बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। ठीक है, इस प्रकार कांग्रेस के गया अधिवेशन जो 1922 ईस्वी में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता CR दास ने की थी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था? स्वराज पार्टी के गठन की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। अब बात करते हैं 1923 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की। यह विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व मौलाना अबुल कलाम आजाद। और एक महत्वपूर्ण बात की, यह जिस समय इन्होंने अध्यक्षता ग्रहण की थी उस समय ये मात्र 35 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? मात्र 35 वर्ष के थे। और इसलिए यह मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ये कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे। मतलब सबसे युवा अध्यक्ष जो थे ये मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इस अधिवेशन में परिषद में प्रवेश की जो है वो अनुमति दी गई थी। दोस्तों 1924 ईस्वी में कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन आयोजित किया गया था। ठीक है ना, यह एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन जो 1924 ईस्वी में आयोजित किया गया था, यह कांग्रेस का दोस्तों एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, अब बात करते हैं कांग्रेस के 1925 ईस्वी का अधिवेशन की। ठीक है ना, जो कहाँ पे आयोजित हुआ था? कानपुर में आयोजित हुआ था। कांग्रेस का 1925 ईस्वी का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? कानपुर में आयोजित हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता जो है प्रथम भारतीय महिला ने की थी। प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू, जिन्हें हम भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं। भारत कोकिला, यह महात्मा गांधी की प्रमुख सहयोगियों में शामिल थी और एक कवियत्री भी थी। ठीक है ना, जो सरोजिनी नायडू थी ये कवियत्री भी थी। और जब देश आजाद हुआ था उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला भी थी। ठीक है, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है ना, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू के नाम में जो है कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की बात करते हैं। यह लाहौर अधिवेशन जो है यह रावी नदी के तट पे आयोजित किया गया था। कहाँ? रावी नदी के तट पे आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, और इस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था और पूरे देश के अंदर 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का घोषणा किया था। और कहीं ना कहीं जो गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को मनाते हैं तो संविधान को लागू करने के लिए और गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी को जो चुना गया उसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं इसी तिथि से है। यही 26 जनवरी 1929 को जो 1929 के लाहौर अधिवेशन में प्रतिवर्ष जो है उन्हें मतलब अगले वर्ष से 1930 ईस्वी से जो है प्रतिवर्ष 26 जनवरी को पूरे देश के अंदर स्वतंत्रता दिवस मनाने का जो है निर्णय लिया गया था। अब बात करते हैं 1931 ईस्वी के कांग्रेस के कराची अधिवेशन की। यह भी बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी?
भारत के लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और इस अधिवेशन में जो है मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसी दौरान जो है गांधी इरविन समझौते की भी स्वीकृति दी गई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब कुछ दिन चला, नमक सत्याग्रह जब हुआ, उसके बाद क्या हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ। तो इस समझौते की स्वीकृति भी जो है इसी अधिवेशन में हुई थी, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। और इस अधिवेशन में 1931 वाले कराची अधिवेशन में जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदानों की जो है चर्चा की गई थी, सराहना की गई थी। अब बात करते हैं 1937 के फैजपुर अधिवेशन की। यह अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? यह एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जो भारत के ग्रामीण परिवेश में हुआ था, एक गांव में हुआ था। यह फैजपुर नामक गांव जो था, ये कहाँ था? यह महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र। सवाल पूछे जा सकते हैं, याद रखेंगे। यह फैजपुर अधिवेशन जो है यह पहला ग्रामीण परिवेश में होने वाला कांग्रेस का अधिवेशन था, ठीक है। और गांव में हुआ था। और तो गांव में अधिकतर आबादी किसकी होती है? किसानों की होती है, मजदूरों की होती है। तो ये किसान से संबंधित जो है घोषणा पत्र और कृषि कार्यक्रमों पे जो है जोर दिए जाने का जो है प्रयास इस अधिवेशन में किया गया। किसान घोषणा पत्र और कृषि कार्यक्रम पर जो है जोर देने का प्रयास इस अधिवेशन में किया गया। अब बात करते हैं 1938 ईस्वी के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन की। हरिपुरा कहाँ पे है? गुजरात में है। तो गुजरात अधिवेशन की बात करते हैं। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? हरिपुरा अधिवेशन की सुभाष चंद्र बोस ने, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस को जिन्होंने नारा दिया था, प्रसिद्ध नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? यह प्रसिद्ध नारा जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब? 1939 ईस्वी में। किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की, ठीक है। इसे याद रखेंगे, यहाँ से सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। नेताजी ने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। दोस्तों, तो ये हरिपुरा अधिवेशन जो था इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और इस अधिवेशन में जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। एक राष्ट्रीय योजना समिति का जो है गठन किया गया, नेशनल प्लानिंग कमेटी जो गठित की गई। और किसकी अध्यक्षता में की गई? इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रीय योजना समिति का जो है अध्यक्ष बनाया गया। अब बात करते हैं कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की। यह भी बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है। यह त्रिपुरी नाम का स्थल कहाँ पे है? यह मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में त्रिपुरी नामक स्थान पे जो है कांग्रेस के 1939 का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और यह अधिवेशन जो है ना, यहाँ पे हुए त्रिपुरी संकट जो है यह इतिहास के पन्नों में याद किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी के उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारमैया, जिनको महात्मा गांधी ने अपना समर्थन दिया था कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए। उन पट्टाभी सीतारमैया को जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव में हरा दिया था। हालांकि मास लोग जो थे, चूंकि गांधी जी के समक्ष कोई कुछ बोल नहीं सकते थे, बोलते नहीं थे, लोग उनका बहुत रेस्पेक्ट करते थे, लेकिन फिर भी गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार को इन्होंने हरा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो कुछ दिनों के बाद जो है वो आपसी मतभेदों के कारण सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। तो जब सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिए तो उसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली। कब? जब त्रिपुरी संकट के बाद जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन जो है झारखंड के, वर्तमान झारखंड के रामगढ़ में हुआ था। तत्कालीन बिहार का ही हिस्सा था, अब वो झारखंड का हिस्सा है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वही जो सबसे पहले कांग्रेस के 35 वर्ष की आयु में जो अध्यक्ष बने थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद,
ठीक है। और इस अधिवेशन के दौरान जो है अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। उसके साथ ही व्यक्तिगत सत्याग्रह की रूपरेखा तैयार की गई, ठीक है ना। व्यक्तिगत सत्याग्रह की रूपरेखा तैयार की गई। व्यक्तिगत सत्याग्रह जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी जी ने इसका जो है वो बताया था, इस विचार के प्रेरक वही थे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में पहली बार पवनार आश्रम से जो है, कहाँ से, पवनार आश्रम से श्रीमान विनोबा भावे ने शुरू किया था। मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 1940 ईस्वी में। विनोबा भावे ने कहाँ से यह आंदोलन शुरू किया था? पवनार से, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे सत्याग्रही की। तो दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त। कौन थे? ब्रह्मदत्त। इसको याद रखेंगे, सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन? विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही कौन? ब्रह्मदत्त, ठीक है ना। इन नामों को ध्यान रखेंगे। और आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है कि लगातार 6 वर्षों तक, मतलब अगर लगातार की बात करें तो लगातार सबसे लंबे अवधि तक स्वतंत्रता से पूर्व जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो व्यक्ति थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्यों? क्योंकि उस दौरान जो है 1940 में जब ये अध्यक्ष बने थे, उसके बाद क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से प्रारंभ हो गया था, ठीक है ना। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है बीच में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस की अध्यक्ष रहे। तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है किसने की थी? तो विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये वही व्यक्ति थे जो सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस के रह चुके थे, ठीक है ना, दिल्ली अधिवेशन में। अब बात करते हैं 1946 के मेरठ अधिवेशन की, ठीक है। 1940 ईस्वी में मेरठ में कांग्रेस का 54वां अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? श्रीमान जेबी कृपलानी महोदय, ठीक है। जेबी कृपलानी ने कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, अधिवेशन की, ठीक है। और यहाँ से एक सवाल और बनता है जो अक्सर आपसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। वो सवाल क्या है? वो ये है कि जब देश आज़ाद हो रहा था, आज़ाद हुआ था, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। और इस अधिवेशन के समय जो है कैबिनेट मिशन योजना पे भी चर्चा हुई थी, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना पे, जैसा कि आप जानते हैं कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? 1946 ईस्वी में जो है 3 सदस्यीय मिशन जो है भारत आया था, ठीक है ना। सर पेंथिक लॉरेंस, कौन कौन थे वो 3 सदस्य? सर पेंथिक लॉरेंस, क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे ये, इनका पूरा नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स। पेंथिक लॉरेंस, पेंथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। ये सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1940 ईस्वी में आया था, ठीक है। और इसका नेतृत्व किसने किया था? पेंथिक लॉरेंस ने किया था। इसमें जो अन्य सदस्य थे वो कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कांग्रेस के 1948 ईस्वी के अधिवेशन की, जो कहाँ आयोजित हुआ था? जयपुर में आयोजित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
38 55वां अधिवेशन था जो 1948 में आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था? जयपुर में आयोजित हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी? पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। किसने की थी? पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। ये वही सीतारमैया हैं जिनके समय में त्रिपुरी संकट हुआ था। ठीक है, ये महात्मा गांधी त्रिपुरी संकट के समय महात्मा गांधी के उम्मीदवार, समर्थित उम्मीदवार है। ठीक है ना। और स्वतंत्रता के बाद भारत का जो है पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो था वो यही था। तो ये सवाल भी एक बनता है, आपसे पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है कहाँ आयोजित किया गया था? तो जयपुर में आयोजित किया गया था। और इसी समय इस अधिवेशन में जो है वो महात्मा गांधी की हत्या हो चुकी थी, तो महात्मा गांधी को जो है श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं 1950 ईस्वी के नासिक अधिवेशन की। 1950 ईस्वी में कांग्रेस के नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी? पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। किसने की थी? पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के आज़ाद होने के बाद 1950 ईस्वी में क्या हुआ? 1950 ईस्वी में 26 जनवरी 1950 को जो है क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। तो भारत में क्या हुआ था? गणतंत्र लागू हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक बार कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हमने एक साथ प्रयास मैं कर रहा हूँ कि आपको बता दूँ, ताकि अगर परीक्षा में सवाल पूछे जाए तो गलती ना करें। ठीक है, कांग्रेस के सर्वाधिक बार अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के दो व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वाधिक बार अध्यक्षता की थी। एक थे दादा भाई नौरोजी, उन्होंने 3 बार अध्यक्षता की थी। और एक थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी 3 बार अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी 2 बार अधिवेशन की अध्यक्षता किस स्थान पर किए थे? कलकत्ता में। और एक बार कहाँ पे? तीसरी बार जो है एक बार किए थे लाहौर में। ठीक है, कलकत्ता, लाहौर और फिर कलकत्ता। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। जो पहला कलकत्ता का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता नौरोजी जी ने की थी वो कहाँ? 1886 में और 1886 में। ठीक है, कलकत्ता में। फिर 1893 में कहाँ? लाहौर में। लाहौर में 1886 में पहली बार, कलकत्ता में। ठीक है, और फिर 1906 ईस्वी में जो है कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, ऐसे ही अपने नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू ने जो है उन्होंने भी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, स्वतंत्रता से भारत के आज़ाद होने से पहले। कब कब की थी 3 बार? एक बार तो 1929 ईस्वी में की थी। 1929 ईस्वी में वही लाहौर में जो रावी नदी के तट पे जो है आयोजित हुआ था अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उसके बाद 1936 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन की। और फिर 1937 ईस्वी में जो फैजपुर अधिवेशन था, 1937 ईस्वी में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। फैजपुर अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जो पहली बार जो है किसी ग्रामीण परिवेश में जो है वो आयोजित किया गया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हमने बात कर ही ली, एक जॉर्ज यूल 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में। उसके बाद एक विलियम बेडरबर्न की भी हमने बात की थी 1889 में मुंबई में। ठीक है, अध्यक्षता की थी उन्होंने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने 1887 ईस्वी के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, याद रखेंगे, ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रथम महिला अध्यक्ष की। तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सदस्य थी, महिला अध्यक्ष थी। ठीक है ना, एनी बेसेंट। और सरोजिनी नायडू जिन्होंने 1925 ईस्वी में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब? 1925 में। कहाँ? कानपुर में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने की थी। तो इस प्रकार कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी।
एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू के नाम में जो है कंफ्यूजन नहीं रखना है, दोनों अलग हैं। एनी बेसेंट पहली महिला हैं और सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है पहली बार अपने अपने समय में अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट ने 1917 कलकत्ता में और सरोजिनी नायडू ने 1925 में कानपुर में। इसको ध्यान रखना है, यहाँ सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे युवा अध्यक्ष की बात हमने कर ही रही थी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1923 ईस्वी में जो कांग्रेस का दिल्ली में विशेष अधिवेशन हुआ था, उस समय इनकी आयु जो थी वो सिर्फ 35 वर्ष थी। तो इस प्रकार कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद सबसे लंबे समय तक इस तरीके से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं कि सीधे परीक्षा हॉल में आपके सामने प्रश्न आए तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करे, आपकी दिमाग की बत्ती जल जाए और आप सही आंसर कर पाएं, ठीक है ना। तो सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और ये 1940 से लेकर के 1946 तक, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध भारत में जो है वो चल रहा था, दुनिया में चल रहा था विश्व युद्ध, ठीक है। तो इसलिए जो है सबसे लंबे समय तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी वो था बेलगांव अधिवेशन, जो कब आयोजित हुआ था? 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। और महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पिता थे, वो हमारे राष्ट्रपिता हैं। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है वो उन्होंने मात्र एक बार की थी, ठीक है। अब बात करते हैं गांव में आयोजित होने वाले अधिवेशन की। तो अभी हमने बात करी थी फैजपुर, जो 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन फैजपुर में आयोजित किया गया था। और ये फैजपुर कहाँ पे है दोस्तों? यह फैजपुर महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? आपके मन में जिज्ञासा आएगी कि ये फैजपुर जो है वो कहाँ है, तो यह फैजपुर महाराष्ट्र में है, ठीक है। यहाँ पे कांग्रेस के 1937 ईस्वी का अधिवेशन आयोजित किया गया था। अब बात करते हैं आज़ादी के समय अध्यक्ष की। तो अभी हमने चर्चा की है कि आज़ादी के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1946 ईस्वी में, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। और निश्चित रूप से परीक्षा में जो है यहाँ से सवाल आने की पूरी संभावना है, ठीक है। पूरी संभावना है कि यहाँ से परीक्षाओं में सवाल पूछे जाएं, लगातार पूछे जाते रहें। ऐसा इस टॉपिक का इतिहास रहा है और ये आगे भी पूछे जाएंगे। तो आज के इस सेशन को आप एक बार बढ़िया से देखिए, ठीक है। निश्चित रूप से आज के इस सेशन में वो सारी बातें हमने आपके साथ चर्चा की है, शेयर की है, जो परीक्षा में आने योग्य हैं और जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो यहाँ से सवाल गलती ना हो, उसके लिए बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिए। मेरा ये भरोसा है, ये मैं आश्वासन आपको दे सकता हूँ कि अगर आप इस पूरे सेशन को अच्छे से देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो अक्सर परीक्षाओं में घूम फिर के आते रहते हैं, तो आप उसको गर्दा करने की स्थिति में होंगे, ठीक है ना दोस्तों। जैसा कि अभी ADO का परीक्षा स्टार्ट हो चुका है, अभी फिर 72वीं का भी परीक्षा जो है वो आने वाले हैं। तो अपनी इस क्लास से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसको मैं वीडियो के माध्यम से भी और BPSC उत्कर्ष चैनल पे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी जो है हम लगातार उस पर अपलोड कर रहे हैं, डाल रहे हैं, ताकि आप तक वो पहुँचे और आपका भरोसा जगे कि हम जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, हम जो बता रहे हैं वो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही प्रासंगिक है, ठीक है ना। तो इसलिए आप उसको भी देखें ताकि आपका भरोसा जगे, आपका हम पे भरोसा हो। दोस्तों आप भरोसा कीजिए, आप अपने लिए मेहनत कीजिए, हम आपके लिए मेहनत करते हैं और एक ऐसा समय आएगा कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, आप सफलता को प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। तो इन्हीं अपेक्षाओं के साथ कि आज के इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। मिलते हैं फिर आगे एक नए टॉपिक के साथ, एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसको बढ़िया से देखिए, बढ़िया से रिवाइज करिए, ठीक है। मिलते हैं, जय हिंद।